हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, सेक्शन 1 से लेकर 67 तक। शॉर्टकट ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी कि इसमें जो है सीआरपीसी के बारे में बताया हुआ है कि ये कब इन्फोर्स हुआ। 1898 को, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को इन्फोर्स हुआ था। और ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में लागू होता है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 2 और 3 ओमिट है। फिर 4 पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 में डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 4 की डेफिनेशंस में सबसे पहले ए में है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट एडवोकेट जो है, वो एडवोकेट जनरल्स हैं जिनको प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, पीजी मैंने लिखा है, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करती है, ठीक है। और उनको कुछ ना कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं, ठीक है। फिर इसका ए में एडवोकेट जनरल आ गया। बी के अंदर बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस आ गया है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस आ गया है, जिसमें क्या कहता है कि बेलेबल ऑफेंस वो है जो कि सेकंड शेड्यूल कॉलम कॉलम 5 इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग लिख लें कि सेकंड शेड्यूल कॉलम 5 के अंदर जो कि ऑफेंसेस बताए हुए हैं, तो वो क्या है, बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बेल मिल सकती है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ये है कि जो इसके अलावा जितने भी अदर ऑफेंसेस, यानी कि और कोई ऑफेंसेस है तो वो नॉन बेलेबल हैं, ठीक है, उनका भी इसी में बताया हुआ है। फिर सी के अंदर देख लेते हैं चार्ज क्या है, कि एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन, यानी कि चार्ज इल्ज़ाम को कहते हैं। बहुत सारे चार्ज अगर किसी ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम या भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर चार्ज उसको कहते हैं जो जितने भी उसने अगर कोई भी ऑफेंस किया हुआ है तो वो चार्ज में वो सेक्शंस नंबर लिखी जाएंगी, उसके सेक्शन के उसने क्या ऑफेंस किया है और उसकी पनिशमेंट क्या है, वो चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है, चार्ज के अंदर। तो चार्ज इल्ज़ाम को कहते हैं कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लिखा है कि उसने थेफ्ट किया है या स्टोलन प्रॉपर्टी उसके पास से मिली है, या उसने मर्डर किया है, तो वो चार्ज में आ जाता है। फिर डी और ई ओमिट हो गया है। एफ के अंदर आ जाते हैं। एफ में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंसेस हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस और या कॉग्निजेबल केसेस, जिसमें कहता है कि वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट विदाउट वारंट करती है। अरेस्ट विदाउट वारंट, AWW, यानी कि शॉर्टकट मैंने लिख लिया, अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर क्या करती है? अरेस्ट विदाउट वारंट करती है। और इसके बाद इसका किस चीज़ में बताया हुआ है शेड्यूल? इसका भी शेड्यूल 2 भी के अंदर बताया हुआ है कि इन ऑफेंसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट किया जाएगा। और कॉलम इसमें कॉलम 2 है, ठीक है, कॉलम 2 लिख ले पास उसमें अपने बेरेट के ऊपर। फिर एफ जी जो है ओमिट हो गया है। एच के अंदर आ जाए। एच के अंदर कंप्लेन है। कंप्लेन क्या होता है कि कोई भी एलिगेशंस जो है, कोई भी एलिगेशन ओरली या इन राइटिंग, कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाएगी, ठीक है। कोई भी इल्ज़ाम जो है वो किसी के ख़िलाफ़ पे मजिस्ट्रेट को ओरली या इन राइटिंग, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर मजिस्ट्रेट को बताया जाए कि वो कोई एक्शन ले किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़, उस पर्सन को वो जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन उसने कोई ऑफेंस किया हुआ हो, तो वो अगर कंप्लेन मजिस्ट्रेट को वो जो एलिगेशन दी जाए तो वो कंप्लेन के अंदर में आएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ कह दी है कि अगर वो जो एलिगेशंस हैं तो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट नहीं आएगी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट जो होती है वो कंप्लेन के अंदर में नहीं आती है। फिर नेक्स्ट के अंदर एच, तो आई भी ओमिट है। जे को देख लेते हैं। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है कि द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, यानी कि वो कोर्ट जिसमें अपील और रिवीजन की जाए, ठीक है, क्रिमिनल अपील या रिवीजन ऑफ द प्रोविंस वगैरह की जाए, तो वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, रिवीजन, ठीक है। फिर जे हो गया। फिर के को देख लेते हैं। के अंदर जो है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है कि इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, यानी कि वो हर एक कार्रवाई
जो कि मजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगा, ठीक है, यह ये भी मजिस्ट्रेट ही करता है या कोर्ट करता है, यानी कि जज करता है, ठीक है। तो जो भी इंक्वायरी को मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा तो और वो इंक्वायरी में आएगा, ठीक है, यानी कि कार्रवाई जो करता है। लेकिन इसमें ट्रायल नहीं होगा, यानी कि ट्रायल का वर्ड स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया है, ट्रायल इसमें शामिल नहीं होगा। ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसके अंदर जो है आखिर मतलब कि जज मतलब ट्रायल चलाता है, एविडेंस वगैरह लेता है, दोनों जो है साइड से लोगों को सुना जाता है, उनके वकीलों को सुना जाता है, और फिर क्या होता है कि जो ट्रायल ख़त्म किस चीज़ पे होता है, या एक्विट होता है या कन्विक्ट होता है, यानी या उसको कैद में डाल दिया जाता है या उसको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रायल इस पे ख़त्म होता है। और इंक्वायरी में क्या होता है, सिर्फ जो है कार्रवाई की जाती है, जितनी भी सारी कार्रवाई होगी, एविडेंस कलेक्ट वगैरह किए जाएंगे तो वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। के अंदर ये है, फिर के तो फिर आई के अंदर जो है कि सॉरी एल के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है जो कि इस अंडर दिस कोड यानी इस सीआरपीसी के अंदर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जाए, और कौन करेगा इसको, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज़ अथोराइज बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहार, यानी कि वो जो इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो कार्रवाई या वो प्रोसीडिंग जो है जो कि पुलिस ऑफिसर करे या जो है कोई दूसरा पर्सन करे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर करे या कोई दूसरा पर्सन करे, किसके बिहाल पे, मजिस्ट्रेट के बिहाल पे, तो वो क्या होगा, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। फिर एम के अंदर देख लेते हैं। एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, कहता है कि कोई ऐसी प्रोसीडिंग जो कि जिसके अंदर एविडेंस कलेक्ट की जाए और इज़ लीगली एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन ऑन होती है, यानी कि जिसके अंदर एविडेंस कलेक्ट की जाती है ओथ के ऊपर, हल्फनामे के ऊपर जो है एविडेंस कलेक्ट की जाए, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आ जाता है। फिर एम ए को देख लेते हैं कि एम ए में क्या है, मजिस्ट्रेट है। यहाँ पर जहाँ पर मजिस्ट्रेट की बात आएगी तो उसका मतलब है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, और जो कि या जो है जिसमें स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी शामिल है, जो यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 12 और 14 के अंदर, ठीक है। जो जिन मजिस्ट्रेट के बारे में बात किए जा रहे हैं तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट का ही नाम जहाँ पर आएगा तो उसका मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल ऑफ मजिस्ट्रेट, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 12 और 14 के अंदर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एन के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस हैं या ऐसे केसेस हैं जो जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं किया जाता है, नो अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट क्या है, ओ के अंदर ऑफेंस आ गया है। ऑफेंस क्या है, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो है जो कि मतलब कि एक्ट कोई काम नहीं करना था उसने किया है, और ओमिशन यानी कोई काम करना था, वो बाउंड था कि ये काम करे लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। तो वो एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ के अंदर पनिशेबल है, या जो है जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई हो सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंदर, तो वो ऑफेंस के ज़िम्रे में ही आएगा, ठीक है। यानी कोई एक्ट और ओमिशन उसने किया है जो कि पनिशेबल विथ लॉ है तो वो ऑफेंस में आएगा। फिर नेक्स्ट पी में देख लेते हैं। पी में क्या है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या है कि कोई भी पुलिस स्टेशन हाउस जो अपॉइंट किया जाता है जहाँ पर उनके लिए एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब अब मुंतखब किया जाता है, वहाँ पर ऑफिसर रखा जाता है, जहाँ पर अगर वो ऑफिसर इल हो या कि कोई किसी वजह से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो कि उससे जो निचला जो रैंक का पुलिस ऑफिसर है तो वो उसकी ड्यूटी संभालेगा, लेकिन उसका रैंक जो है कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे हो, ठीक है। यानी कि कांस्टेबल से ऊपर उसका ओहदा होना चाहिए, और उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे कि जब वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट हो तो तब वो वाला पुलिस जो उस रैंक का पुलिस स्टेशन है तो वो उसकी ड्यूटी सर अंजाम दे सकता है। यानी यहाँ पर भी प्रोविजनल गवर्नमेंट की ही बात कर रहा है कि वो ही बताएगा, उसको डायरेक्शन देगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ओ पी क्यू पे आ जाते हैं। क्यू में प्लेस आ गया, जहाँ पर मतलब जहाँ पर प्लेस की बात आएगी तो उसका मतलब है हाउस, बिल्डिंग, टेंट या वेसल, यानी घर हो गया,
बिल्डिंग हो गया, टेंट हो गया या वेसल वगैरह हो गए, ठीक है। फिर आर के अंदर प्लीडर आ जाता है। प्लीडर क्या है? प्लीडर जो है कोई भी जो वकील है, ठीक है, या मुख्तियार है जिसको टाइम टू टाइम अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के अंदर, इसमें मतलब कि वो कोर्ट में अपीयर हो, प्रोसीडिंग्स वगैरह करें। और इसमें एडवोकेट्स भी आ जाते हैं, वकील भी आ जाता है, या अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, या कोई और पर्सन जो है जिसको अगर कोर्ट यानी कि अपॉइंट करे, परमिशन दे कि वो प्रोसीडिंग कर सकता है, तो वो प्लीडर के ज़ुमरे में आएगा। फिर आर के बाद जो है देख लेते हैं कि QRS, एस के अंदर पुलिस स्टेशन आ गया है। इसमें कहता है कि कोई भी पोस्ट या प्लेस जो है, कोई भी पोस्ट या प्लेस जिसको जनरली या स्पेसिफिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट जगह बताती है कि उसको कि ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है। जनरली या स्पेशल ऑर्डर के तहत प्रोविजनल गवर्नमेंट बताती है कि ये पुलिस स्टेशन है, और या लोकल एरिया कोई है उसके अंदर कुछ जगह स्पेसिफाई कर दी कि ये पुलिस स्टेशन है, तो वो पुलिस स्टेशन ही होगा, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये। फिर टी के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सेक्शन 492 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। 492 के अंदर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। कोई भी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि उसको डायरेक्शन दी जाती है अंडर एनी पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन एनी हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिस्ट्रिक्शन। यानी कि कोई भी पर्सन है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है कि वो किसी भी हायर कोर्ट में स्टेट के बिहाफ पे केसेस लड़े। यानी कि जो जैसे केस होते हैं फलाना बनाम सरकार, तो जो सरकार की तरफ से होता है हमेशा क्रिमिनल केस में, तो वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उसकी जगह अपीयर होता है, ठीक है। फिर इसके 2 जो पॉइंट है, यानी कि ये तो डेफिनेशन की क्लॉज थी, और क्लॉज 1 के अंदर ये 1 2 ABC वगैरह था, ठीक है। तो अभी इसका जो 2 क्लॉज है इसमें कहता है वर्ड्स रेफर टू एक्ट, जहाँ पर वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। यानी कि जो एक्ट की बात कर रहा है तो एक्ट का मतलब है इलीगल ओमिशन, ठीक है। यानी कि उसने एक्ट करना था और उसने नहीं किया, या उसने एक्ट किया है और उसने नहीं करना था, ठीक है। वर्ड्स टू हैव सेम मीनिंग इन द PPC, ये कहता है जितने भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन इसके अंदर बताए हुए हैं या डेफिनेशन के अंदर बताए हुए हैं, तो उनको कानूनी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी उसी तरह ही उन डेफिनेशन को माना जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 5 को देख लेते हैं। सेक्शन 5 में कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। इसमें कहता है जितने भी ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बताए हुए हैं, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह जो चलाया जाएगा, तो वो सारा पाकिस्तान CRPC के अंदर ही जिस तरह तरीका बताया है उसी तरह चलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से स्टार्ट होती है? जब FIR दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। इंक्वायरी कब होती है? जब कंप्लेन की जाती है मजिस्ट्रेट को। जब ये दोनों FIR और कंप्लेन के बाद अगर कोई केस बनता है, जब चार्ज बनता है, तो ट्रायल बन जाता है। तो वो ट्रायल जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग में होती है तो उसको ट्रायल कहते हैं, जो कि कन्विक्शन या एक्विटल पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो जितने भी PPC के अंदर ऑफेंसेस हैं, पाकिस्तान पीनल के कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस अगर किसी ने किए हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल CRPC के तहत ही चला, उसके अंदर जो तरीका बताया है उसकी तरह ही चलाया जाएगा। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट कहता है ट्रायल और ऑफेंसेस अदर अगेंस्ट अदर लॉज। अगर कोई दूसरा ट्रायल है, अगर कोई और लॉ अगर है, तो फिर अगर ये लॉ वहाँ पर लागू नहीं होता और वो वाला लॉ लागू होते हैं, तो उसी तरह ही वो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी वगैरह उसी तरह की जाएगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 6 आ जाता है। सेक्शन 6 में क्या कहता है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट। यानी कि मजिस्ट्रेट और क्रिमिनल कोर्ट की कितनी क्लासेस है? पहले इसको देख लेते हैं। एंड मजिस्ट्रेट, अगर मैं क्रिमिनल कोर्ट की क्लासेस देखें तो कोर्ट ऑफ सेशन है,
और दूसरा क्या है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। फिर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट को फर्दर डिवाइड किया, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में जैसे बताया हुआ है या तो उसमें क्या है कि इस बुक के इस बुक में भी बताया हुआ है कि अगर मैजिस्ट्रेट को जुडिशल मैजिस्ट्रेट में भी डिवाइड किया जा गया है और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में भी, जुडिशियल में भी डिवाइड किया है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे काइंड्स देखें तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है और साथ ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाएगा, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी इसमें शामिल है। फिर नेक्स्ट हम सेक्शन 7 को देख लेते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर इसको देखें तो कहता है कोई भी प्रोविंस जो है उसको सेशन डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा और उसी सेशन डिवीजन को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि इसको मैं अगर बताऊं, प्रोविंस से हर एक प्रोविंस के अंदर आगे क्या क्या बताया हुआ है कि नीचे सेशन डिवीजन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, वही सेशन डिवीजन फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुई हैं और वो डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन्स में डिवाइड हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले 7 में क्या कहता है कि हर एक प्रोविंस के अंदर सेशन डिवीजन के डिवाइड की हुई है और उस सेशन डिवीजन की जो है फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है और उसके जो इख्तियारात है, लिमिट्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स वगैरह, हदूद व कयूद वगैरह जो है प्रोविजनल यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बताती है और फिर जो मौजूदा तरतीब उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक गवर्नमेंट उसको ख़ुद अल्टर ना कर दे। यानी कि जो सेशन डिवीजन प्रोविंस को सब सेशन डिवीजन में और फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है तो वो उसी तरह ही होगी, अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट जब तक खुद ही उसको चेंज ना कर दे तो वो उसी तरह उसी नंबर से होंगी। फिर सेक्शन 8 के अंदर ये नेक्स्ट बताता है कि वही जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो उनको सब डिवीजन यानी कि वो जो ज़िला है, ज़िले को सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वो सेक्शन 8 के अंदर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 9 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 के अंदर अपॉइंट करेगी और उनके लिए जज भी अपॉइंट करेगी, ठीक है। फिर क्या होगा जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ही अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत जो ऑफिशियल गजीटी में टाइम टू टाइम वो बताएगा उनके लिए ऑर्डर कि वो किधर बैठेंगे और किस टाइम पे बैठेंगे, उसके बारे में उनके काम के बारे में लिखेगा। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट इसके थर्ड पॉइंट में कहता है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है एडिशनल सेशन जज यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन तो कर दी है तो यहाँ पर जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो और उनके लिए भी जगह वगैरह बताएगी कि वो किधर बैठेंगे और क्या काम करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है 10, 11 ओमिट हो गई है सेक्शन 10 और 11 ओमिट है, ठीक है। 12 पे आ जाते हैं। सेक्शन 12 में क्या कहता है, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट यानी कि जो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में टाइम टू टाइम, और उनको उनके लिए जगह भी बताएगी कि वो किधर बैठेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि लोकल लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन यानी कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन होगी सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी। यानी कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेट के जो जुरिस्डिक्शन होगी सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 12 के अंदर मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट कर दिए हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, जिसमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आएगा। और फिर नेक्स्ट में इसमें ये बात कहता है कि उनका जो हक होगा सिर्फ उसी ज़िले में उनका हक होगा, ठीक है।
फिर सेक्शन 12, तो फिर सेक्शन 13 ओमिट हो गई है। सेक्शन 14 देख लेते हैं। सेक्शन 14 के अंदर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। अब 12 के अंदर सिर्फ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा था, यहाँ पर स्पेशल जुडिशल की बात कर रहा है। इसमें कहता है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से मशावरत करने के बाद किसी भी पर्सन को इन जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि फॉर्मर यानी कि साबिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी उसको दे सकता है, या किसी भी पर्सन को जो है अपॉइंट कर सकता है एज अ जुडिशल मजिस्ट्रेट। यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, उसमें अगर फॉर्मर कोई साबिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था उसको भी अपॉइंट कर सकता है। और क्या होगा, उसको टाइम टू टाइम जगह भी बताएगा कि वो किधर बैठेगा और उसके क्या इख्तियारात होंगे। और जो सेक्शन 14 के अंदर जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा, तो उसका मतलब ये है कि वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट है, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट से मशावरत करने के बाद किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत। फिर 14A, सेक्शन 14A, सेक्शन 14A में कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट, जिसमें कहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट स्पेशल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट जो करेगा, तो वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसकी पावर्स उसके पास होंगी, और वो जो है ट्रायल चला सकता है। वो ट्रायल चलाएगा किससे रिलेटेड, जो कि प्राइस कंट्रोल का ट्रायल है, ठीक है, जो कि प्रोविजनल लॉ या फेडरल लॉ के अंदर बताया हुआ है। तो उसी तरह वो ट्रायल चलाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें कहता है प्रोविजनल गवर्नमेंट या कोई भी जो है ऑफिसर जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है टाइम टू टाइम, कि वो और डेफिनेट लोकल एरिया बताया हुआ है, कि उस मजिस्ट्रेट को बताए कि उसकी पावर यहाँ तक है और वो उसी लोकल एरिया तक उसकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। और वो जो जुरिस्डिक्शन अगर उसको बताई हुई है, तो वो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड टू प्राइस कंट्रोल, यानी कि प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड जो लॉ उनका है वही वहाँ तक ही उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, वही कानून वहाँ तक ही वो मतलब कि इख्तियारात उसको मिलेंगे, ठीक है। अगर सेक्शन 15 पे आ जाते हैं, जिसमें बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। इसमें कहता है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है दो या दो से ज़्यादा जुडिशल मजिस्ट्रेट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जुडिशल मजिस्ट्रेट किसी भी जगह पर अपॉइंट कर सकता है। उनको एक बेंच का नाम दे सकता है कि ये बेंच है, और वो क्या करेंगे, उनको कोई पावर्स वगैरह दी जाएंगी कि वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करे। और इन बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास शामिल होगी, और वो उन्हीं प्रोविजनल गवर्नमेंट ही उनको बताएगी कि उनकी लिमिट्स क्या है। फिर 2 के अंदर कहता है कि पावर एक्सरसाइजेबल बाय बेंच इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल डायरेक्शन, जहाँ पर अगर उनको कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं दी गई, तो फिर वो अब तब कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जो है, जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट क्लास यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जितनी पावर्स हैं, तो वही सारी पावर्स जो है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जहाँ पर स्पेशल डायरेक्शन उनको नहीं दी गई। फिर सेक्शन 16 के अंदर आ जाते हैं। सेक्शन 16 में कहता है पावर टू फ्रेम रूल फॉर गाइडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस, जहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अगर टाइम टू टाइम उन मजिस्ट्रेट के लिए या बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए गाइडेंस भी बताएगा, कि वो कवानीन बताएगा, ठीक है, उनकी रहनुमाई के लिए कवानीन बताएगा। जैसा कि इसमें क्या कह दिया है, को गाइडेंस का नाम ही दे देते हैं सेक्शन 16 को, जिसमें क्या है कि क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राई, यानी किस किस्म के केसेस वो लोग देखेंगे। बी के अंदर कहता है कि द टाइम एंड प्लेस ऑफ सिटिंग, कि कहाँ पर और कहाँ पर और किस जगह पर वो लोग बैठेंगे। फिर सी के अंदर कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस फॉर कंडक्टिंग ट्रायल, यानी कि ट्रायल कंडक्ट करने के कवानीन भी उनको बताए जाएंगे। फिर डी के अंदर कहता है कि द मोड ऑफ सेटिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच में अराइज बिटवीन द मजिस्ट्रेट इन सेशन, यानी कि जहाँ पर जो है उनके अगर वो बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट के दरमियान में कोई ओपिनियन ऑफ डिफरेंस आ गया, ठीक है, कोई भी नहीं मान रहा, तो तब क्या होगा कि उसके लिए भी कवानीन बताएगा कि तब ऐसे केस में वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो वो सारे यानी कि 16 के अंदर जो कवानीन बताए जाएंगे, तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ही बताएगा। फिर सेक्शन 17 पे आ जाते हैं।
सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि ये जो मजिस्ट्रेट है किसके सबऑर्डिनेट है, यानी किसके मातहत है। कहता है कि द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड 14, और जो कि मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 12 या 14 के अंदर, या जो बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 15 के अंदर, तो ये सारे मातहत हैं सेशन जज के अंदर। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट है सेशन जज के अंदर, यानी सेशन जज ऊपर है और ये जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे सेक्शन 12 या 14 या 15 के अंदर जो अपॉइंट हुए हैं तो वो सेशन जज के मातहत होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि उनके लिए वही रूल मतलब कि गिव्स स्पेशल ऑर्डर, यानी कि वो स्पेशल ऑर्डर भी बता सकता है कि जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी तो रूल्स बनाएगी 16 के अंदर, और साथ ही स्पेशल सेशन जज उनको वो रूल्स बताएगा। सेक्शन इसी के अंदर में कहता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज टू सेशन जज, यानी कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो भी सेशन जज के मातहत होंगे। ठीक है, यानी कि इसके मातहत जो है असिस्टेंट सेशन जज भी इसके मातहत है, और इसके जो है मातहत मजिस्ट्रेट जितने भी मजिस्ट्रेट है वो भी इसके मातहत है। ठीक है, जहाँ पर कहता है कि अगर सेशन जज एब्सेंट हो, उसकी अदम मौजूदगी हो, यानी कि या वो कोई इमरजेंसी का काम आ जाए और वो इनकेपेबल हो कि वो काम ना कर सके, ठीक है, तो वहाँ पर जो असिस्टेंट सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है तो उस केस को इमरजेंसी केसेस में देख सकता है जहाँ पर सेशन जज अगर एब्सेंट हो। फिर 18 सेक्शन 18 टू 21 ओमिट हो गई है। सेक्शन 22 पे आ जाते हैं जिसमें कहता है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस को देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, जो कि उसके पास जितनी भी टेरिटरी है, यानी कि जो इलाका उसके अंदर है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वो देख रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑफिशियल गजेटी के अंदर किसी भी पर्सन को जो कि पाकिस्तान का शहरी हो उसको अपॉइंट करेगा जस्टिस ऑफ पीस के लिए। ठीक है, यानी कि उसको जस्टिस ऑफ पीस बनाएगा। और जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा, सेशन या एडिशनल सेशन जज होता है, जो कि आगे नेक्स्ट हम सेक्शन 25 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अभी देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 22A-22 जिसको कहते हैं, जिसमें पावर्स हैं जस्टिस ऑफ पीस की। तो इसको देखते हैं, कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि मेकिंग एन अरेस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है और उस पर्सन को जो है अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो वो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो अरेस्ट कर सकता है। उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 54 के तहत। ठीक है, या ऑफिसर जो या ऑफिसर इन पुलिस ऑफिसर की तरह ही। ठीक है, मेकिंग ऑफ अरेस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर की तरह। और अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की तरह करना है तो सेक्शन 55 के तहत। ठीक है, फिर सेकंड क्या है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है उस पर्सन को भी अरेस्ट जो जिस पर्सन को अरेस्ट करेगा उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके देगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस पर्सन को जमा करवाएगा। ठीक है, उसके उनके हवाले करेगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि हेल्प अगर जहाँ पर अगर कोई उसके पास ये भी पावर्स हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर से भी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनसे भी हेल्प ले सकता है, एड फ्रॉम पुलिस ऑफिसर, या हेल्प कर दो, हेल्प फ्रॉम पुलिस ऑफिसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द स्केप ऑफ एनी पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसने जो कि क्राइम कर रहा है या जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या कोई कंप्लेन वगैरह मिली है तो उसको भागने से भी रोक सकता है। प्रिवेंटिंग द स्केप 4 के अंदर प्रिवेंटिंग द escape of any person। 5 के अंदर क्या है कि प्रिवेंट क्राइम, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करना चाह रहा है तो उसको प्रिवेंट या ब्रीच ऑफ पीस करता है तो उसको भी प्रिवेंट क्राइम भी कर सकता है। फिर 6 के अंदर जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कि उसके वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है उसी इलाके में अगर कोई पर्सन जिसको वो जानता हो, और वो उसको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकता है।
दूसरा वो जो है डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकता है, वेरीफाई डॉक्यूमेंट, अटैच डॉक्यूमेंट, कि उसकी पावर्स हैं सारी, ठीक है। फिर 9 के अंदर देख लेते हैं डायरेक्शन टू पुलिस ऑफिसर फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है कि जो कि डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं कर रहा, तो फिर उसको भी डायरेक्शन दे सकता है कि तुम इसके इस केस को रजिस्टर करो, ठीक है। जैसे एफआईआर हो गई, बाज़ दफ़ा पुलिस ऑफिसर क्या होता है कि वो एफआईआर नहीं काटते और वो ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर केस दायर करना पड़ता है जस्टिस ऑफ पीस के पास, तो जस्टिस ऑफ पीस फिर उनको डायरेक्शन देती है कि आप केस को दायर करो, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास है और वो अगर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, कोई कंप्लेन लेके जाता है जस्टिस ऑफ पीस के पास, तो वो जो है क्या करेगा, वो उस इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर से दूसरे पुलिस ऑफिसर को वो इन्वेस्टिगेशन करने को दे सकता है। 10 के अंदर क्या कहता है, निगलेक्ट, फेलियर और इसेस एमिटिंग बाय पुलिस अथॉरिटी, यानी कि जहाँ पर जो है अगर कोई अपनी एक्स्ट्रा जो पुलिस ऑफिसर है वो कोई काम निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फेलियर है, किसी काम में फेलियर कर रहा है, या एक्सेस पावर, अपनी एक्सेस अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 25 पे आ जाते हैं कि ये जस्टिस ऑफ पीस होता कौन है। कहता है जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, ठीक है, यानी कि जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज होता है या एडिशनल सेशन जज होता है, उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है। अभी हमारे यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 1 से 25 तक। अभी हम चैप्टर 3 पे जाएंगे। चैप्टर 3 पे जाएंगे जिसमें क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट्स, यानी कोर्ट्स की पावर्स देखेंगे। सेक्शन 28 है, कहता है ऑफेंस अंडर पीनल कोड, ऑफेंस अंडर पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड की बात कर रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस अगर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हुए हैं तो उनको कौन ट्राई करेगा, इनको जो है हाई कोर्ट देखेगी उन ऑफेंसेस को, यानी उनका ट्रायल हाई कोर्ट चलाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगी, सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कोई दूसरी कोर्ट्स भी चला सकती है जिस अगर उस कोर्ट के बारे में सेकंड शेड्यूल और कॉलम 8 के अंदर बताया हुआ हो कि ये वाली कोर्ट ये केस चला सकती है, तो वो कोर्ट चलाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 में कहता है ऑफेंस अंडर अदर लॉ, अंडर अदर लॉज, अदर लॉज का देखते हैं कि इसमें क्या है। कहता है कि व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन, अगर कोई दूसरी अगर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोड, यानी कि पीपीसी के पहले ऊपर तो पाकिस्तान पीनल कोड की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कहता है कि कोई दूसरा अगर ऑफेंस है और अगर इस कोड के अंदर बताया हुआ है कि ये वाली कोर्ट उस ऑफेंस को देख सकती है, तो फिर वो वाली कोर्ट जो है उस ऑफेंस को देखेगी, चाहे उसमें हाई कोर्ट भी आए या सेशन कोर्ट आए या दूसरी कोई कोर्ट आए। लेकिन जहाँ पर अगर कोर्ट मेंशन ना हो तो वो जो केस होगा उसको हाई कोर्ट देखेगी। लेकिन और या जो है कोई ऑफेंस जो या जो है उनको ऐसे ऑफेंसेस को जो कि सेकंड शेड्यूल कॉलम 8 के अंदर में अगर कोई कोड बताई गई है तो वो कोड उसको देखेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कर दी है। फिर सेक्शन 29 बी देख लेते हैं, ए ओमिट है। बी में कहता है जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल, जुवेनाइल माइनर्स को कहते हैं कि माइनर्स का केस कैसे देखा जाएगा। तो इसमें कहता है कोई भी जो है ऑफेंस है जो कि अदर देन की बात की है, यानी कि जो वो ऑफेंसेस कोई भी ऑफेंस हो सकता है, लेकिन उसमें जो वो ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उनको साइड पे करके कोई भी ऑफेंसेस अगर किसी पर्सन ने किए हुए हैं और उनको जो है वो कोर्ट देखेगी, यानी कि वो पर्सन क्या हो, वो फॉर 15 ईयर ऑफ एज हो, यानी कि अंडर 15 ईयर, यानी कि 15 साल का हो या 15 साल से अंदर हो, तो उसका जो केस होगा उस माइनर का वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका केस देखेगी, ठीक है। और उसकी जो यहाँ पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो पावर्स इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी हुई है, तो वो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट के अंदर बताई हुई है। रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट के अंदर जो भी पावर्स वगैरह बताई हुई है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो पावर्स इस्तेमाल करेगा।
1897, ठीक है। फिर 30 पे आ जाते हैं, ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, जहाँ पर सेक्शन 30 में कहता है कि ऐसा ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल विद डेथ नहीं, नॉट पनिशेबल विद डेथ, कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 28 एंड 29 द प्रोविजनल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि जो कि ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल विद डेथ नहीं है तो उन केसेस को मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही देखेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 में कहते हैं सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, यानी कौन से सेंटेंसेस जो है हाई कोर्ट पास कर सकती है या सेशन जज पास कर सकता है। सेंटेंसेस हाई कोर्ट का अगर देखें तो हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है जिसको लॉ ने अथोराइज किया हुआ है। फिर अगर सेशन जज की बात करें तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है जिसको लॉ ने अथोराइज किया है कि आप ये केसेस देख सकते हैं तो वो देखेगा। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस अगर वो देगा तो डेथ सेंटेंस में वो क्या करेगा, हाई कोर्ट से यहाँ से हाई कोर्ट से मुशावरत करेगा, यानी कि इससे कंफर्मेशन वगैरह लेगा। लेकिन थर्ड में कहता है असिस्टेंट सेशन जज, यहाँ पर असिस्टेंट देखें सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की बात कर रहा था तो यहाँ पर असिस्टेंट की बात आ गई है, असिस्टेंट की सेशन जज की बात आ गई है। तो असिस्टेंट सेशन जज जो है कोई भी ऑफेंस पास कर सकता है लेकिन वो जो है डेथ सेंटेंस भी नहीं कर सकता और साथ ही 7 साल की इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दे सकता, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी केसेस हों उनकी सज़ा वो दे सकता है। फिर सेक्शन 32 पे आ जाते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट की पारी आ गई है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, यानी कि उनके वो कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास हो मैजिस्ट्रेट को देखें तो ये जो है यानी कि अगर इम्प्रिजनमेंट देगा 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है जिसमें सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, यानी कैदी ब्या मुशक्कत है। और फाइन अगर लेगा सोलिटरी SC सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया है, ठीक है। फिर अगर फ़ाइन को देखा जाए तो फ़ाइन जो ये लेगा तो 45,000 तक ये फ़ाइन ले सकता है। और विपिंग वगैरह भी है इसमें, यानी कि कोड़े मारने की सज़ा भी उसके पास है कि वो कोड़े मारने की सज़ा भी दे, ठीक है। फिर 2 के अंदर जो है जो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में है कि वो अगर सज़ा दे तो 1 ईयर की देगा, ठीक है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट की भी वो सज़ा दे सकता है जिसमें सोलिटरी कन्फाइनमेंट की भी वो दे सकता है। और अगर फ़ाइन वो देगा तो वो फ़ाइन सिर्फ क्या है 15,000 है, ठीक है। 15,000 वो फ़ाइन कर सकता है लेकिन इसके पास विपिंग की पावर नहीं है। अभी मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास को देखते हैं। मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास के पास अगर इम्प्रिजनमेंट की जो पावर है तो वो 1 मंथ्स है, यानी कि इतनी थोड़ी है, ठीक है। 1 मंथ्स की पावर्स है। और अगर वो फ़ाइन देगा तो फ़ाइन क्या है, यानी कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट अब इसके पास नहीं है, ठीक है। तो फाइन अगर वो देगा तो वो सिर्फ 3,000 है, ठीक है। 3,000 फाइन दे सकता है। इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में पास एनी लॉफुल सेंटेंस कंबाइनिंग एनी ऑफ द सेंटेंस विच इट इज़ अथोराइज बाय लॉ टू पास, यानी कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है कोई भी लॉफुल सेंटेंस पास कर सकता है अगर उसको अथॉरिटी दी गई हो। फिर सेक्शन 33 के अंदर देख लेते हैं कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू पास इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि डिफॉल्ट ऑफ फाइन है तब मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है सज़ा देने की। इसमें देखते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है इम्प्रिजनमेंट की भी अवॉर्ड कर रहा है, साथ में अगर फ़ाइन भी अवॉर्ड करता है और वो पर्सन फ़ाइन नहीं दे सकता तो वो क्या होगा कि द टर्म इज़ नॉट एक्सेस ऑफ द मजिस्ट्रेट पावर, यानी कि वो जो टर्म अगर इम्प्रिजनमेंट वगैरह दे रहा है तो वो उसकी पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर कोई केस देख रहा है तो उसकी पावर सिर्फ 3 साल तक है कि वो 3 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। अगर थर्ड क्लास है तो 1 मंथ तक उसके पास पावर्स हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कि अगर जहाँ पर एक पर्सन है जो कि अगर फ़ाइन नहीं दे सकता, ठीक है, अगर फ़ाइन नहीं दे सकता और उसको तो फिर क्या होगा, उसको अगर इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी तो वो तो उसकी सज़ा तो उसको मिल जाएगी इम्प्रिजनमेंट, लेकिन साथ में अगर उसके ऊपर फ़ाइन भी है, कुछ सज़ाओं में क्या होता है कि फ़ाइन और बोथ होता है, अगर दोनों चीज़ें हैं तो अगर उससे फ़ाइन लिया जाएगा तो 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 1/4 हिस्सा जो उसकी इम्प्रिजनमेंट का सज़ा है
उसको उसके साथ कंबाइन करके उसको वो दे दिया जाएगा, ठीक है। 1/4 इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उसको मिल जाएगी। और इसके अंदर जो उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जाती है तो वो सब्सटेंटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि एज ए सब्सटेंटिव सेंटेंस उसको दिया जाएगा। फिर सेक्शन 34 के देख लेते हैं कि हायर पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, यानी कि मैजिस्ट्रेट की हायर पावर्स क्या है। यानी कि सेक्शन 30 के अंदर जो उसको बताया हुआ है कि उसकी ये हायर पावर्स हैं, तो वो अगर सेंटेंस दे तो वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है। अगर हायर पावर भी मजिस्ट्रेट को मिल गई है तो वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता और ना ही इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक दे सकता है। यानी ऊपर क्या है, असिस्टेंट सेशन जज के लिए ये था, लेकिन यहाँ पर अगर हायर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अगर दी जाए तो वो अगर वो कोई भी सज़ा दे सकता है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, ना ही 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। फिर 34A ओमिट हो गई है। और 30 सेक्शन के अंदर कौन से मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि जो हायर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है, यानी कि फर्स्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है यहाँ पे। सेक्शन 35 देख लेते हैं, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सिवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल, यानी कि जहाँ पर जो है सिवरल ऑफेंसेस हैं, एक पर्सन ने बहुत सारे ऑफेंसेस किए हुए हैं तो उसके जितने भी ऑफेंसेस का ट्रायल है एक साथ ही, एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हुए हैं तो उसके सबका जो ट्रायल है एक साथ ही चलाया जाएगा। सेक्शन 71 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जैसे बताया हुआ है उसी तरह, और उनकी सारी सज़ाओं को कंबाइन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सारी सज़ाओं को कंबाइन कर दिया जाए तो वो सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो उसके पास पावर्स ही नहीं है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को यहाँ पर पावर्स दे दी है कि अगर 7 साल तक से ज़्यादा सज़ा वो नहीं दे सकता, अगर फिर भी अगर वो दे सारी अगर सज़ाओं को कंबाइन कर ले और अगर वो 8 साल बनती है तो वो फिर क्या होगा, उसके पास वो पावर्स ही नहीं है कि वो 8 साल उसकी सज़ा दे, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात कर दी है कि मैक्सिमम टर्म एंड पनिशमेंट इन केस शैल पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर, यानी कि कोई भी लॉन्गर पीरियड हो सकता है अगर कोई और कोर्ट उसको देख रहा है, ठीक है, तो वो 14 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें नेक्स्ट बात क्या करिए, अगर अपील के लिए अप्लाई किया जाए तो अपील में जो है यानी कि वो सिवरल ऑफेंसेस जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका एक ही ट्रायल चलाया जाएगा, वन ट्रायल। अपील में भी अगर जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सबको कंबाइन करके एक ही ट्रायल चलाया जाएगा। अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास होती है। सेक्शन 36 देख लेते हैं, ऑर्डिनरी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर को हम देखें, ऑर्डिनरी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट को देखें तो जो भी शेड्यूल 3 के अंदर बताया हुआ है, जो पावर शेड्यूल 3 के अंदर दी हुई है तो वो सारी ऑर्डिनरी पावर यानी कि आम इख्तियारात उस मजिस्ट्रेट के हैं। और सेक्शन 37 को देख लेते हैं कि एडिशनल पावर, एडिशनल पावर्स अगर हाई कोर्ट से मशावरत करने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर किसी मजिस्ट्रेट को एडिशनल पावर ऑर्डिनरी पावर के साथ ही एडिशनल पावर दे तो एडिशनल पावर 4th शेड्यूल के अंदर जो बताई हुई है तो वो मजिस्ट्रेट की एडिशनल पावर्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, सेक्शन 38 ओमिट है, 39 पे आ जाते हैं, मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर। जिसमें कहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इन कन्फेरिंग पावर अंडर दिस कोड प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन एम्पावर पर्सन, प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन को अगर कोई पावर दे रहा है तो वो उसमें उसका नाम लिखेगा, उसका ओहदा लिखेगा, यानी कि नाम क्या होगा, अगर मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट का ऑफिस क्या है, उसका ओहदा क्या है, उसकी क्लास क्या है, यानी कि उसकी ग्रेड क्या है, तो उसकी पावर्स उसी तरह ही ऑफिशियल गजटी में लिखी जाएगी। और इसमें जो नेक्स्ट बात की हुई है तो वो ऑर्डर तब तक ही मौसर होगा, ठीक है, जो डेट अगर बताई हुई है वो ऑर्डर उसी तरह ही होगा। फिर सेक्शन 40 देख लेते हैं, पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड इसको देखते हैं, व्हेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन है जिसको अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किसी काम करने के लिए
तो वो उसी ऑफिस के अंदर उसी तरह ही काम करेगा, उसी तरह ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम करेगा जब तक कोई नया ऑर्डर ना बन जाए। ठीक है, सेक्शन 40 के अंदर ये कहता है। फिर सेक्शन 41 देख लेते हैं। सेक्शन 41 में विड्रॉ ऑफ पावर की बात कर रहा है। अगर जहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट कोई पावर देती है किसी भी ऑफिसर को, ठीक है, हाई कोर्ट से मशावरत करने के बाद, या किसी भी पर्सन को या किसी भी मजिस्ट्रेट को, तो फिर उनको ख़त्म भी कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है। ठीक है, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं इस चीज़ के। यहाँ पर वो उसको पावर दे रही है, यहाँ पर वो विड्रॉ भी कर सकती है। अभी हम चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर 4 जिसका सेक्शन 42 है। चैप्टर 4 रिलेटेड टू एड्स एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, द पुलिस एंड पर्सन मेकिंग अरेस्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की हेल्प करना, या कोई दूसरा पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक की बात कर रहा है कि पब्लिक कब मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या किसी और पर्सन जिसने अरेस्ट वारंट उसको मिला हुआ है, उसने अरेस्ट करना है, तो वो हेल्प करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। तो यहाँ पर सेक्शन 42 में कहता है कि पब्लिक व्हेन असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, कि यहाँ पर पब्लिक कब असिस्ट करेगी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर। कहता है कि पब्लिक जो है बाउंड है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस है या पुलिस ऑफिसर है, उनकी हेल्प कर सकता है किस चीज़ में, प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, यानी कोई पर्सन भाग रहा है और उसका पकड़ना लाजमी है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की हेल्प कर सकता है पब्लिक। फिर दूसरी क्या बात करती है, प्रिवेंशन ऑफ एनी ब्रीच ऑफ प्रोसेस, यानी कि प्रिवेंशन यानी कि कोई ब्रीच ऑफ पीस करना वाला है, ठीक है, या कोई इंजरी करने वाला है रेलवे को या केनाल को, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस करने वाला है, ब्रीच ऑफ पीस करने वाला है, तो यहाँ पर भी वो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की हेल्प कर सकते हैं। पब्लिक की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर सेक्शन 43 पे आ जाते हैं। सेक्शन 43 में कहता है कि एड टू पर्सन, यहाँ पर किसी पर्सन की, यहाँ ऊपर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर था, यहाँ पर किसी भी पर्सन का अगर अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वारंट, यानी कोई और पर्सन है जिसने वारंट को एग्जीक्यूट करना है, उसको वारंट दिया हुआ है कि किसी पर्सन को पकड़ना है, तो वो कोई भी पब्लिक में उसकी हेल्प कर सकता है वारंट एग्जीक्यूट करने में। फिर सेक्शन 44 पे आ जाते हैं। सेक्शन 44 में पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि पब्लिक जो है इंफॉर्मेशन दे सकती है मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कोई पब्लिक अगर ये ऑफेंस जो कि ऑफेंसेस बताए हुए हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर 121, 121A, 122, 123, 123A, 124, ये जितने भी सेक्शन अप टू सो ऑन जो बताए हुए हैं, ठीक है, ये नंबर बताए हुए हैं, अगर ये ऑफेंसेस करते हुए देखे तो मजिस्ट्रेट या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, वो पब्लिक जो है इन्फॉर्म कर सकती है सेक्शन 44 के अंदर। फिर नेक्स्ट सेक्शन 45 पे आ जाते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल ही समझ लें। इसमें क्या कहता है, अगर विलेज हेडमैन अकाउंटेंट लैंड होल्डर अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टन मैटर, यानी कि विलेज या हेडमैन या विलेजर अकाउंटेंट जो है, विलेज का जो वॉचमैन चौकीदार हो गया, या पुलिस ऑफिसर है, या किसी लैंड्स का ऑनर है, या लैंड उसके पास है, या कोई एजेंट है उस ऑनर का, तो अगर वो जो है वो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या मजिस्ट्रेट को किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, यानी कि कौन से ऑफेंसेस हो, यानी कि उनको शक हो कि किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, या जो है या वो स्टोलन प्रॉपर्टी में रह रहा है, या कोई जो है कोई रास्ता रोक रहा है, या नेक्स्ट कहता है किसी ने नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है विलेज के अंदर, यानी कि इसी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या कोई अननेचुरल डेथ हुई है, किसी की सडन डेथ हुई है, अननेचुरल डेथ हुई है जिससे लग रहा है कि इसको किसी ने कत्ल किया है, और यानी कि इसने अगर सुसाइड का नाम उसको दिया जा रहा है लेकिन वो अननेचुरल लग रहा है, तो तब भी वो जो मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को ऑफिसर ऑफ द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहता है या किसी की इंटेंशन है कि वो कोई ई के अंदर बताता है, ठीक है, कि वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा, जो कि ऑफेंस की सेक्शंस वगैरह बताई हुई हैं। फिर नेक्स्ट कहता है कि कोई प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए या पर्सन की सेफ्टी के लिए या प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है विलेज या हेडमैन या अकाउंटेंट लैंड होल्डर वगैरह जितने भी हैं, ये मजिस्ट्रेट को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर 5 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरेस्ट। अरेस्ट जनरली यानी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी क्या है? सेक्शन 46 में 46 के अंदर कहता है अरेस्ट हाउ मेड, यानी कि गिरफ्तारी कैसी होगी। कहते हैं कोई भी पर्सन जो है या ये कोई भी पर्सन या पुलिस ऑफिसर जो है या कोई भी पर्सन जिसको अथोराइज किया गया है किसी पर्सन की गिरफ्तारी करने के लिए, तो वो उसको टच करेगा, एक्चुअल टच, यानी कि उसको टच करेगा, उसको पकड़ेगा, तो उसको ऐसे ही माना जाएगा कि उसको अरेस्ट कर दिया, या उसको वर्ड्स के ज़रिए यानी कि उसको कहा जाएगा या एक्शन के ज़रिए उसको कस्टडी में लेकर जाया जाए, तो वो अरेस्ट में ही गिरफ्तारी में ही आएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट कहता है रीस्टेटिंग इंडीवर्स टू अरेस्ट, यानी कि कोई इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्टिंग द इंडीवर्स टू अरेस्ट हिम, यानी कोई भी पर्सन है जो कि फोर्सिबली जो है उस पर्सन के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं, इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी अगर ज़रूरी इकदाम हो उसको पकड़ने के लिए, तो वो सारे इकदाम कर सकता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन 3 के अंदर ये बात कहती है कि जहाँ पर उस पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि उस पर्सन की डेथ कास्ट कर दिया जाए, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको कर दिया जाए, अगर उस पर्सन की डेथ कास्ट कर दी जाए, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो कि पनिशेबल विद डेथ नहीं हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं हो, तो उस पर्सन की डेथ कास्ट करना उसके हक में नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकता, उसको सिर्फ पकड़ने के इकदाम करेगा। सेक्शन 4 ये अरेस्ट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 को देखते हैं, जिसमें कहता है सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय पर्सन और टू बी अरेस्टेड। सर्च कहता है कोई भी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई भी पर्सन है जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट उसको दिया हुआ है, या कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, और उसको रीज़न ऑफ बिलीव हो कि इस जगह पर वो पर्सन रहता है या इस जगह पर घुसा है, तो वो इजाज़त लेगा उस जगह पे रहने वालों के लिए कि उनको जो है अंदर आने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो सर्च करे, उस पर्सन को अरेस्ट कर ले, ठीक है। इस सेक्शन 47 में ये इस बात सिर्फ की है। सेक्शन 48 में प्रोसीजर बताया हुआ है कि व्हेन इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, यानी कि जहाँ पर घर वाले इजाज़त ना दे, तो वो पर्सन क्या करेगा, अपने जो सीनियर ऑफिसर उसका होगा उसको जो है उसको बताएगा, और उसको इन्फॉर्म करने के बाद वो उस जगह में अंदर हो सकता है, दरवाजे भी तोड़ सकता है, खिड़की को भी तोड़ सकता है, तो उस जगह के अंदर दाखिल होगा ताकि उसकी गिरफ्तारी को पूरा किया जाए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन प्रोविजन बताई हुई है कि ब्रेकिंग ओपन जनाना, जहाँ पर जो है जहाँ पर जिस जगह पर औरतें रहती हों और कस्टम के लिहाज से, जैसे अगर हम लोग मुसलमान हैं, हमारे मतलब कि फ़ीमेल जो है वो बाहर नहीं निकलती, ठीक है, पर्दे के बगैर नहीं निकलती, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो पब्लिक में अपीयर नहीं होती, तो वो पुलिस जो ऑफिसर जो है या जो पर्सन है जिनको अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करना है, तो वो उन ख़वातीन से बोलेगा कि आप हमें उनको लिबर्टी देगा, थोड़ा सा टाइम देगा कि आप लोग साइड पे हो जाए, हम लोगों ने अंदर आना है, तब वो जो है ब्रेक करेगा, उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर बता दिया है 48 के अंदर। सेक्शन 49 देख लेते हैं कि पावर टू ब्रेक ओपन डोर, जहाँ पर अगर उस पर्सन पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन है जो कि इंटर हो गया है और ब्रेक ओपन एनी डोर और इनर डोर विंडोज ऑफ एनी हाउस इन प्लेस टू लिबरेशन इन हिमसेल्फ, यानी कोई भी पर्सन है यानी कि इस घर के अंदर दाखिल हो गया है, ठीक है, और फिर उसको बाहर से उसकी लिबर्टी यानी कि उसको बंद कर दिया, उसको कैद कर दिया है, तो वो अपनी आज़ादी के लिए कोई भी दरवाज़ा तोड़ सकता है, कोई भी विंडो वगैरह तोड़ सकता है, ताकि वो अंदर से बाहर निकल आए। फिर सेक्शन 50 देख लेते हैं कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, इसमें कहता है कि किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो उसको जो है सिर्फ भागने से रोकना है, ना कि उसको जगड़ना है, ठीक है, न रिस्ट्रेन वगैरह नहीं करना, यानी जगड़ना नहीं है, उसके ऊपर जुल्म वगैरह तो नहीं करना है, सिर्फ उसको पकड़ना है कि वो भाग ना जाए। सेक्शन 51 के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जहाँ पर कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट कर दिया गया है, तो अगर उसके वो बेल भी नहीं कर सकता, ठीक है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन,
कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट कर दिया गया है और वो बेल नहीं ले रहा, या उसके पास जो है बेल फर्निश वगैरह नहीं कर रहा, या कोई बॉन्ड उसने नहीं जमा कराया, यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है उसकी तलाशी लेगा, और जिससे जो चीज़ें बरामद होंगी तो उसके वेयरिंग अप्रेजल को छोड़ के, यानी उसके कपड़ों को छोड़ के, उससे जो चीज़ें बरामद होंगी तो उसको सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 52 को देखते हैं, मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, यानी कि ख़वातीन को कैसे ख़वातीन की सर्चिंग कैसे होगी। कहते हैं सख्त पैरे में सर्चिंग वुमेन, सख्त पैरे में दूसरी ख़वातीन एंड अदर वुमेन, यानी कि ज़्यादातर क्या वुमेन कांस्टेबल जो होती है, वुमेन पुलिस कांस्टेबल, उसकी मौजूदगी में ही उस औरत की सर्चिंग होगी। ठीक है, फिर सेक्शन 53 देख लेते हैं, पावर टू सीव ऑफेंसिव वेपन, यानी कि ऑफेंसिव वेपन है किसी के पास और तो यहाँ पर उससे ऑफेंसिव वेपन उसको अरेस्ट कर दिया गया है, ऑफेंसिव वेपन उससे पुलिस ऑफिसर लेके अपने पास रख लेगी 53 के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 54 है, अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट स्टार्ट हो गया है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि सेक्शन 54 के अंदर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट करेगा। ठीक है, सेक्शन 54 के अंदर इसमें कहता है कि फर्स्टली कहता है कोई भी पर्सन है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया है या उसके खिलाफ कंप्लेन है कि और वो जो कंप्लेन उसके खिलाफ की गई है वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेकंड में इसने ये बात करती है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो किसी पोजेशन में है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, लॉफुली नहीं है, ठीक है, और वो हाउस ब्रेकिंग करना चाह रहा है उस जगह पर, या जो है अनलॉफुली किसी जगह पर कब्जा किया हुआ है, तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। थर्ड में कहता है कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर के अंदर ही इश्तहारी मुलजिम करार दिया है, तो वो भी जो है उसको भी अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। 4 के अंदर कहता है कि कोई भी पर्सन है जो कि जिसके पास जो है स्टोलन प्रॉपर्टी हो, या जो है कोई मशकूक लग रहा हो कि इसके पास स्टोलन कोई ऑफेंस करने वाला है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, 5th के अंदर कहता है अ पर्सन हु obstruct अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, कोई पुलिस ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन उसको रोक रहा है, यानी कि बार बार उसके काम में मुदाखलत कर रहा है, तो वो जो है क्या होगा, यहाँ उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा। ठीक है, फिर 6 के अंदर देख लेते हैं, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजास्टर फ्रॉम द आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान, कोई भगोड़ा है, आर्मी से भागा हुआ है, तो उस पर्सन को जो आर्मी ने उसको भगोड़ा डिजास्टर करार दे दिया है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। 7 के अंदर कहता है कोई पर्सन है जिसने जो है कोई ऑफेंस किया है, जिसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि इसने ऑफेंस किया है किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है, और हमारे मुल्क में भी एक्सट्रेडिशन लॉ का कानून नाफिज है, ठीक है, तो अगर उसने एक्सट्रेडिशन लॉ के अंदर अगर उसका ऑफेंस आता है तो क्या होगा, तो उसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर देगी, तो फिर जो दूसरा मुल्क है जहाँ पर उसने ऑफेंस किया है तो उसको भी दे सकती है उस पर्सन को, या पाकिस्तान में भी अगर उस ऑफेंस की अगर सज़ा है तो पाकिस्तान में भी उसको सज़ा दे सकती है। फिर 8 के अंदर कहता है एनी रिलीज कन्वेक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी रूल, कोई भी कन्विक्ट है जो कि रिलीज हो गया है और वो कोई रूल तोड़ रहा है जो कि सेक्शन 565 सब सेक्शन 3 के अंदर बताया हुआ है, तो उसको भी अरेस्ट विदाउट वारंट किया जाएगा। फिर 8 के अंदर कहता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की रिक्वेजिशन मिली हो पुलिस ऑफिसर को, तो उस पर्सन को भी अरेस्ट किया जाएगा। फिर सेक्शन 55 के अंदर आ जाते हैं, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड वगैरह जितने भी हैबिचुअल रॉबर्स वेगाबॉन्ड्स,
एक्सेट्रा। तो इस सेक्शन 55 के अंदर कौन अरेस्ट करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है सेक्शन 55 के अंदर अरेस्ट करेगी, जहां पर जो है क्या हो, एनी पर्सन फाउंड प्रिकॉशन टू कंसील हिज प्रेजेंट विद इन द लिमिट ऑफ सर्च स्टेशन, यानी कोई भी पर्सन है कि उस जो वो उस जगह पर अपने आप को छुपा रहा हो और उसने कोई ऑफेंस किया हो, तो और वो ऑफेंस जो है वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला हो, कमिटिंग, ठीक है, यानी कि उसका कोई बिलीफ हो, कोई रीजनेबल बिलीफ हो कि ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, तो वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको अरेस्ट कर सकता है। बी के अंदर कहता है कोई भी पर्सन है जो कि मशकूक नज़र आ रहा हो, यानी कि ऑनस्टेंसिबल मीन ऑफ सबसिस्टेंस, यानी कि मशकूक नज़र आ रहा हो, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर सी के अंदर जो है कहता है कोई भी पर्सन है जो कि हैबिचुअली यानी आदतन चोर है, डाकू है, और वो माना भी जाता है, उसकी रेपुटेशन ही यही है, या वो हाउस ब्रेकर है या थेफ्ट है, थीफ चोर कोई कहते हैं, और अ हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि आदतन चोरी का माल अपने पास रखता है और नोइंग इट, और वो ये जानता भी हो कि ये चोरी का माल हो, लेकिन उसकी रेपुटेशन ही ऐसी हो, आदतन वो चोर हो, और वो जो एक्सटोर्शन वगैरह करता हो, एक्सटोर्शन भी किसी को जो है फियर ऑफ इंजरी में डालकर चोरी वगैरह करना या हर्ट पहुंचाना, तो वो इसी में ही आएगा। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो उसको भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अरेस्ट कर सकती है। फिर सेक्शन 56 के अंदर देख लेते हैं, सेक्शन 56 में प्रोसीजर बताया हुआ है, जहाँ पर कहते हैं प्रोसीजर 1, पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सब ऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, या जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अगर अपने सब ऑर्डिनेट यानी कि जो सीनियर है, अपने से नीचे जो रैंक का पर्सन है, पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको ऑर्डर दे कि उसको किसी बंदे को अरेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने सीनियर को इन राइटिंग यानी कि उसका किसी पर्सन को उसने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या कोई भी ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा हो और उसको लगे रिक्वायर एनी ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर किसी भी सब ऑर्डिनेट को अगर वो अरेस्ट करने का हुक्म दे तो वो इन राइटिंग उस पर्सन को ऑर्डर देगा, तहरीरी फॉर्म में उसको देगा और उसको नोटिफाई करेगा कि इस पर्सन को अरेस्ट करके लेकर आओ। ठीक है, 56 में ये बात कर दी है। सेक्शन 57 को देख लेते हैं, रिफ्यूजल to give name, to give and residence, इसमें कहता है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कोई भी पर्सन है पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में ही कोई ऑफेंस कमिट करता है और हैज़ बीन एक्यूज ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, और जहाँ पर उससे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होगा, अगर वो उसका नाम पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पर रहते हो, और वो जो है वो अगर कोई नाम या जगह वगैरह बताए और वो पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंट ऑफ सर्च पर्सन हैव बीन असर्टेन, जहाँ पर अगर ट्रू नेम और उसका जो रेसिडेंस वगैरह है अगर वो पता चल जाए, ही शैल बी रिलीज ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बेल, तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाएगा विथ या विदाउट श्योरिटी, और टू अपियर बिफोर अ कोर्ट, टू अपियर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ रिक्वायर्ड, या उसको विथ या विदाउट श्योरिटी से मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा अगर रीजनेबल लगे, अगर ज़रूरी हो। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट प्रोविजन में कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंट्स इन पाकिस्तान द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और सिक्योरिटीज रेसिडेंट्स इन पाकिस्तान, यानी कोई भी पर्सन है जो कि पाकिस्तान का रहायशी ना हो, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क का रहायशी हो और पाकिस्तान में आ गया हो, तो फिर क्या होगा, अगर वो पाकिस्तान में आ गया है तो उससे श्योरिटी ले ली जाएगी। यानी श्योरिटी क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है जो कि वो मतलब कि श्योरिटी बॉन्ड वगैरह जमा, बॉन्ड पैसों को कहते हैं, बॉन्ड वगैरह कोर्ट में जमा कर पुलिस में जमा कराना कि वो कोर्ट में हाजिर होगा, और श्योरिटी ये होता है कोई थर्ड पर्सन अपने अंदर जिम्मा ले लेता है कि वो उसकी ये जगह ये हाजिर होगा, अगर ये ना आया तो वो मतलब कि पैसे, इसमें भी पैसे वगैरह आ जाते हैं, बॉन्ड में भी, बॉन्ड और श्योरिटी में दोनों में पैसे वगैरह आ जाते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में भी इसमें अपने श्योरिटी लेता है। ठीक है, तो श्योरिटी वाली बात थर्ड पर्सन वाली आ गई है। तो थर्ड में कहता है जहाँ पर अगर वो ट्रू नेम और अपना रेजिडेंट वगैरह
या नहीं बताता, विद इन 24 आवर अगर जो है उसको अरेस्ट किया हुआ है और वो सफिशेंट श्योरिटीज़ अगर ना जमा कराए तो उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर सेक्शन 58 को देख लेते हैं। परस्यूट्स ऑफ ऑफेंडर परस्यूट्स ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिसडिक्शन, जहाँ पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसको अरेस्ट विदाउट वारंट, किसी भी पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट करना है क्योंकि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हुआ है, तो वो अगर वो मुलजिम अगर भाग जाए तो उसके वो किसी दूसरी जुरिसडिक्शन में भी उसको फॉलो कर सकता है ताकि उसको अरेस्ट करे। ठीक है, परसुएट ताकुब करना। फिर सेक्शन 59 देख लेते हैं कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन प्रोसीजर ऑन विच, यानी यहाँ पे प्राइवेट पर्सन को अगर अथॉरिटी दे दी गई है कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट करे तो वो कैसे करेगा। इसको देखते हैं कि एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज़ इन हिज व्यू, कोई भी प्राइवेट पर्सन है उसको लगे किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या कोई पर्सन जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो वो बगैर किसी डिले किए हुए उस पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर को देगा। अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ना हो तो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा तो उसमें उस बंदे को जमा करवा देगा। ठीक है, तो और जहाँ पर अगर ये रीजनेबली बिलीव लगे उस पुलिस ऑफिसर को कि ये पर्सन जो है इसने ऑफेंस किया है, तो वो सेक्शन 54 के अंदर जैसे उसको दोबारा अरेस्ट करना हो तो उसको दोबारा री अरेस्ट भी कर सकता है। थर्ड के अंदर कहता है कि इफ़ देयर इज़ रीजन टू बिलीव दैट, जहाँ पर रीज़न लगे कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया यानी कि सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं किया हुआ, और जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे नाम और जगह पूछा है कि कहाँ के रहायशी हो, तुम्हारा नाम क्या है, और वो अगर झूठ बोल रहा है और रीज़न भी लगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में अगर उस पुलिस ऑफिसर को लगे सेक्शन 57 के अंदर कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिल रहा कि इसने कोई ऑफेंस किया है, तो वो उसको रिलीज कर सकता है। फिर सेक्शन 60 देख लेते हैं। सेक्शन 60 में क्या है कि पर्सन अरेस्टेड टू टेक बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई भी पुलिस ऑफिसर मेक एन अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर है जिसने अरेस्ट विदाउट वारंट किया है तो वो बगैर किसी डिले किए हुए उस पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा या जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने पेश कर देगा। ठीक है, फिर सेक्शन 61 के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, फिर सेक्शन 61 के अंदर देख लेते हैं कि पर्सन अरेस्ट नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। यहाँ पर 24 आवर की बात कर दी है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को उसने अरेस्ट किया हुआ है तो उसको जल्द अज जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा 24 आवर के अंदर। ठीक है, और वो 24 आवर से ज़्यादा किसी पर्सन की को अपने पास कैद नहीं कर सकता अगर जब तक सेक्शन 167 के अंदर अगर उसको मजिस्ट्रेट ने स्पेशल ऑर्डर ना किया हो। सेक्शन 62 देख लेते हैं। सेक्शन 62 में कहता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, जहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है तो वो जो अगर कोई ऑफेंस हुआ है यानी उसने कोई गिरफ्तारी वगैरह की है और वो जो है बेल पर अगर वो पर्सन वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज अगर वो पर्सन जो है बेल पे रिहा हुआ है या नहीं हुआ, तो वो जो पुलिस ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है तो वो ज़िला नाजिम को या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, ये जितने भी नाम बताए हुए हैं तो इनको इन्फॉर्म करेगा, इनकी लिस्ट उनके पास भेजेगा कि इस इलाके के लोग यानी कि इतने लोगों को अरेस्ट विदाउट वारंट किया गया है। लेकिन इसके सब नीचे प्रोविजन में बताया हुआ है कि जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट अगर ज़िला नाजिम वगैरह अपॉइंट नहीं करती, जहाँ पर ज़िला नाजिम वगैरह नहीं होता तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट की बात कर यहाँ पे रिपोर्ट ही लिख लो। फिर सेक्शन 63 में कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंशन। कहता है नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड। किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर डिस्चार्ज नहीं करेगा किसी भी बॉन्ड या बेल पर या कोई खुद से डिस्चार्ज नहीं करेगा जब तक वो बॉन्ड ना दे दे या वो बेल ना ले ले या स्पेशल ऑर्डर मतलब कि मजिस्ट्रेट को स्पेशल ऑर्डर ना कर दे। ठीक है, फिर सेक्शन 64 को देख लेते हैं। सेक्शन 64 में क्या कहते हैं, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंट, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में कोई पर्सन ऑफेंस कर रहा है
तो यहाँ पर क्या होगा कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज जुरिसडिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन to arrest the offender and may thereupon subjected to the provision therein contain as bail commit the offender to custody। यानी कि जो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में अगर किसी ने ऑफेंस किया हो तो वो उसको अरेस्ट किया जाएगा, या वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर भी कर सकता है कि इस ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाए, ठीक है। और उसको अरेस्ट करके जब तक अगर वो उसकी बेल वो ना ले ले तो वो उसी की कस्टडी में रहेगा। 65 के अंदर कहता है अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर जहाँ एनी मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट अगर अरेस्ट करे किसी भी पर्सन को, या डायरेक्ट अरेस्ट या डायरेक्शन दे किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का, तो विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज जुरिसडिक्शन, उस जुरिसडिक्शन के अंदर फॉर हुज अरेस्ट ही इज़ कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन सर्कमस्टांसिस टू इशू वारंट। तो अगर उसकी अरेस्ट करना ज़रूरी हो तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट भी इशू कर सकता है 65 के अंदर, ठीक है। फिर 66 देख लेते हैं, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू ऑन रीटेकिंग। कोई भी पर्सन है जो कि लॉफुली जो है कस्टडी में था और वो वहाँ से भाग गया है और उस पर्सन को दोबारा उस पर्सन का दोबारा ताक़ुब किया जाएगा पाकिस्तान में ही किसी भी जगह पर, अगर वो भाग गया हो और उसका दोबारा ताक़ुब करके उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा 66 के अंदर, यानी कि रीटेकिंग की बात कर रहा है। फिर सेक्शन 67 जो कि लास्ट सेक्शन है आज का, हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47, 48, 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। यानी कि अगर उसका दोबारा अगर उस पर्सन को अरेस्ट करना है सेक्शन 66 के अंदर, यानी कि रीटेकिंग उसकी करनी है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी पर्सन जो उसका अरेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर वो ये सेक्शन 47, 48, 49 वाली सेक्शंस भी लागू होंगी। यानी कि अगर उसको जो है किसी भी जगह पर इंटर होना, अगर इंटर होने के बाद वो दरवाजे वगैरह भी तोड़ सकता है, और अगर 49 के अंदर अगर उस पुलिस ऑफिसर को बंद कर दिया जाए, उसकी लिब्रेशन ही बंद कर दी जाए, तो वो वहाँ पर उसके पास लिब्रेशन है कि वो अपने आप को भी आज़ाद करवा सकता है। तो वो जितने भी सेक्शंस हैं तो वो इसमें 66 में भी वो अप्लाई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।